तो अब हम शुरू करेंगे। अपना जो टॉपिक है वो है पुनर्जागरण। तो पुनर्जागरण जो है इसका टाइम पीरियड जो हमारा है वो रहेगा 15वीं शताब्दी। इसको अगर आप भूल भी जाते हैं तो इसको इस ट्रिक से याद रखना, प से पुनर्जागरण और प से 15वीं शताब्दी। अब पुनर्जागरण जो है इसका हम अर्थ समझते हैं। तो पुनर्जागरण जो है ये यहाँ देखिए, पुनर्जागरण का अंग्रेजी शब्द रेनेसा फ्रेंच भाषा से निकला है, जिसका शाब्दिक अर्थ है पुनर्जन्म या पुनः जागना। ठीक है, तो ये पुनर्जागरण जो है अंग्रेजी शब्द रेनेसा से निकला है और ये फ्रेंच भाषा का एक शब्द है रेनेसा, जिसका अर्थ क्या है? पुनर्जन्म या पुनः जागना। अब आप ये सोच रहे होंगे कि पुनर्जन्म और पुनः जागना किस चीज़ का है, तो आगे देखिए। रेनेसा कोई राजनीतिक या धार्मिक आंदोलन नहीं था। ठीक है, रेनेसा जो है वो ना तो कोई राजनीतिक आंदोलन था, ना ही कोई धार्मिक आंदोलन था। तो ये किस चीज़ का आंदोलन था? तो यह एक मानसिक क्रांति और सांस्कृतिक आंदोलन था। ठीक है, मानसिक क्रांति से यहाँ क्या तात्पर्य है? मानसिक क्रांति का यहाँ पे अर्थ है कि लोगों का जो पहले का साहित्य होता था या जो भी उनकी सोच समझ होती थी वो सिर्फ चर्च तक ही सीमित थी। उनका जो धर्म था वहाँ तक ही उनकी सोच सीमित थी। वो उसके अंडर रहकर ही सब कुछ लिख सकते थे और वहीं तक ही वो सोच पाते थे। तो रेनेसा के बाद जो है लोगों में बौद्धिक चिंतन का विकास हुआ। ठीक है, और उसके बाद क्या है कि तभी इसका कहा गया है कि यह एक मानसिक क्रांति थी। ठीक है, और ये सांस्कृतिक आंदोलन था। जब लोगों में मानसिक क्रांति हुई ना, बौद्धिक चिंतन का लोगों में विकास हुआ, तो लोग इसमें पुनर्जागरण जो आप ये काल पढ़ेंगे, इसमें आगे चलकर हम इसमें साहित्य देखेंगे, इसमें चित्रकला देखेंगे, इसमें मूर्तिकला भी देखेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं ये कल्चर में आती हैं, आप लोगों को पता होगा। तो उसमें भी लोगों ने जो है एक टर्म आएगी आगे जाके, मानववाद। तो मानव को केंद्र में रख के इन्होंने अपनी जो है क्रिएशंस, अपनी रचनाएं रची, अपनी जो है सांस्कृतिक चीज़ें रची, जैसे साहित्य, मूर्तिकला और ये सब। इसलिए ये एक मानसिक क्रांति और सांस्कृतिक आंदोलन था। ठीक है, अब आगे देखिए। पुनर्जागरण से अभिप्राय। पुनर्जागरण एक ऐसा बौद्धिक और सांस्कृतिक आंदोलन था। अभी मैंने बताया आप लोगों को कि एक बौद्धिक था, मतलब बौद्धिक यानी लोग इसमें बुद्धि से खुलकर सोचने लगे थे, विचार करने लगे थे। एवं सांस्कृतिक आंदोलन था, अपनी जो है कल्चर को अच्छे से रिप्रेजेंट करने लगे थे। नहीं तो इससे पहले उनका जो कल्चर का वर्क था ना, वो सिर्फ इनकी धार्मिक रिलीजियस चीज़ों के ही जो है रिलीजियस चीज़ों के ही चारों ओर घूमता रहता था। उससे ही रिलेटेड ही अपनी क्रिएशंस, रचनाएं रचते थे, या अपना कोई जो है मूर्तिकला हो गई, स्थापत्य में जो भी आती हैं, वो सिर्फ चर्च के अंतर्गत ही रचनाएं करते थे ये। परंतु जब पुनर्जागरण हुआ तो इनमें बौद्धिक विकास हुआ और सांस्कृतिक ये चीज़ों को और अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाए। तो आगे बढ़ें। जिसमें प्राचीन यूरोप की यूनानी व रोमन संस्कृतियों की प्रेरणा पर नए यूरोप का जन्म हुआ। इस दौर में मानव मध्यकालीन बंधनों से मुक्त होकर स्वतंत्र चिंतन की ओर अग्रसर हुआ। इस दौर में मानव जीवन के विविध पहलुओं का उन्नयन हुआ, जो उस युग की कला, साहित्य, विज्ञान, दर्शन आदि क्षेत्रों में स्पष्ट तौर पर है। ठीक है, मैंने जो जो चीज़ें हाईलाइट किए ना, आप सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर गौर कीजिएगा। बाकी ये चीज़ें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, इनको मैं बोलकर आप लोगों को समझा दूँगी। ठीक है, आगे चलिए। रेनेसा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। अब देखिए, हमने पढ़ तो लिया रेनेसा। रेनेसा जो शब्द है इसका प्रयोग भी किसी ने किया ही होगा, है ना। तो सर्वप्रथम इसका जो प्रयोग है ना, वो इतालियन विद्वान जॉर्जियो वेसारी द्वारा 16वीं सदी में इटली के स्थापत्य कला व मूर्तिकला के संदर्भ में किया गया। तो आप लोगों को ये याद रखना है कि रेनेसा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस विद्वान ने किया, तो वो किया वेसारी ने। कब? 16वीं सदी में। वेसारी के बाद
रेनेसा जो शब्द है इसका प्रयोग किया दिदरो ने। ठीक है, दिदरो जो है ये भी एक विद्वान थे। इन्होंने 18वीं शताब्दी में जो है रेनेसा शब्द का प्रयोग किया। और ये दिदरो जो है ये कहाँ के विद्वान थे, तो ये फ्रांस के विद्वान थे। ठीक है, और जो अपने वेसारी हैं जिन्होंने सबसे पहले रेनेसा शब्द का यूज़ किया, वो जो है वो इतालियन विद्वान थे। ठीक है, यहाँ पे आपको ये 2 पॉइंट याद रखने हैं, वेसारी और दिदरो का। आगे चलिए। एक और जो है विद्वान आए, बर्कहार्ट। बर्कहार्ट जो है इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी 1860 में। इसका नाम था द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसा इन इटली। ठीक है, तो इस बुक में इन्होंने जो है क्या किया था, इस बुक में इन्होंने पुनर्जागरण की विभिन्न विशेषताओं की समालोच्य व्याख्या की दृष्टि की थी। ठीक है, समालोच्य व्याख्या की थी इन्होंने, मतलब जो पुनर्जागरण की जो भी विशेषताएं थी उनको इन्होंने क्रिटिसाइज के थ्रू जो है इन्होंने व्याख्या की थी। तो आपको पूछ लिया जाए एग्ज़ाम में कि पुनर्जागरण की समालोच्य व्याख्या किस विद्वान ने की, तो वो की बर्कहार्ट ने। और कौन सी पुस्तक में की, तो वो द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसा इन इटली में की। फिर आगे चलिए, अब हम देखते हैं पुनर्जागरण के कारण। अभी तक हमने देखा पुनर्जागरण का टाइम पीरियड, फिर हमने देखा कि ये शब्द कौन सी भाषा से लिया है, इसका अर्थ क्या है, और ये पुनर्जागरण है कैसा आंदोलन। फिर हमने देखा कि रेनेसा या पुनर्जागरण का जो रेनेसा शब्द है वो सबसे पहले किस विद्वान ने यूज़ किया, उसके बाद किसने यूज़ किया, इसकी समालोच्य व्याख्या किस विद्वान ने की। ठीक है, अब हम देखते हैं पुनर्जागरण के कारण। क्या कारण थे जिसके कारण पुनर्जागरण हुआ लोगों का। ठीक है, तो चलिए, इसका पहला जो कारण है वो है क्रूसेड्स या धर्म युद्ध। ये जो धर्म युद्ध थे, नाम से आप लोगों को पता चल रहा होगा भाई ये किसी प्रकार का धर्म का युद्ध हुआ था। तो ये धर्म का युद्ध किस में हुआ था, ये धर्म का युद्ध हुआ था इस्लाम और कैथोलिक्स में। ठीक है, किसको लेके, जेरूसलम जगह है उसको लेके हुआ था। जेरूसलम को पुनः प्राप्त करने के लिए ईसाइयों व मुसलमानों के मध्य 11वीं से 13वीं सदी के लगभग 200 वर्षों तक जो धर्म युद्ध हुए उन्हें क्रूसेड्स कहते हैं। ठीक है, तो क्रूसेड्स धर्म युद्ध का कब से कब तक हुए, 11वीं से 13वीं सदी के मध्य में ये हुए थे। और किन के बीच में, इस्लाम और कैथोलिक्स के बीच में। तो ये जो धर्म युद्ध हुआ ये भी पुनर्जागरण का एक कारण रहा। क्रूसेड्स के दौरान पश्चिम के लोग लंबे समय तक पूर्व के संपर्क में रहे, जिससे उन्हें पूर्व के, देखिए अब क्रूसेड्स जब ये युद्ध हो रहा था, इस युद्ध के दौरान जो पश्चिम के लोग थे ना, पश्चिम के लोग लंबे समय तक, अब क्रूसेड्स इस्लाम और कैथोलिक्स के बीच में हुआ था, है ना। तो जो पश्चिम के लोग थे उनका ये पूर्व के लोगों से संपर्क रहा, जिससे क्या हुआ, जिससे उन्हें पूर्व के, यहाँ पूर्व पश्चिम के लोगों को पूर्व के तर्क, दर्शन, इतिहास, विद्वान, गणित आदि की जानकारी प्राप्त हुई। ठीक है, इनको दर्शन, इतिहास, विज्ञान इनकी जानकारी प्राप्त हुई। इस कारण से जो है क्रूसेड्स पुनर्जागरण का एक कारण। आगे चलिए, इसका दूसरा कारण देखें, कुस्तुनतुनिया का पतन। यहाँ कुस्तुनतुनिया जो है ये जो पूर्वी रोमन साम्राज्य है, रोम जो है पूर्वी रोमन साम्राज्य, उसकी राजधानी, पूर्वी रोमन साम्राज्य को बेंजेंटाइन बोलते हैं। और उस बेंजेंटाइन या पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी जो थी वो थी कुस्तुनतुनिया। इस कुस्तुनतुनिया पर तुर्कियों ने क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। ठीक है, कब किया, 1453 में। तो ये 1453 आपको जो है टाइम पीरियड ध्यान रखना है। ठीक है, और ये भी याद रखना है कि तुर्कियों ने पूर्वी रोमन साम्राज्य बेंजेंटाइन की राजधानी कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया। ठीक है,
फिर क्या हुआ, जो पिछले 200 वर्षों से ग्रीको रोमन संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। अब देखिए, जो कुस्तुनतुनिया था, ये ग्रीक रोमन जो लोग थे, इनकी संस्कृति का ये प्रमुख केंद्र था। लेकिन इस पर अब क्या हो गया, तुर्की लोगों का इस पर अधिकार हो गया। धार्मिक उत्पीड़न के भय से कुस्तुनतुनिया से भागकर बहुत से विद्वान इटली जाकर रहने लगे। अब यहाँ कुस्तुनतुनिया पर तुर्की लोगों का अधिकार हो गया, तो ये यहाँ पर इन लोगों पर करने लगे धार्मिक उत्पीड़न। क्यों? क्योंकि ये लोग थे मुस्लिम और ये लोग थे ईसाई। तो ये लोग इन पर धार्मिक उत्पीड़न अत्याचार करने लगे, जिससे क्या हुआ, कुस्तुनतुनिया के लोग भागकर कहाँ आ गए, इटली आ गए। इसी कारण पुनर्जागरण जो है उसके आरंभ का जो स्थान है वो इटली माना जाता है। क्यों? क्योंकि सारे विद्वान जो है भागकर इटली में आकर रहने लगे थे।